चलो एक बार जल्दी से ध्यान देंगे, जो मैंने पढ़ाया भी दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये जल्दी से देख लेंगे एक बार जो मैंने पढ़ाया अभी सारा। जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट में डाला इसको, ये जिंक की रॉड। कॉपर की रॉड, इसको डाला 1 मोलर कॉपर सल्फेट में। क्या किया था, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में, दोनों को कनेक्ट कर दिया थ्रू, दोनों को कनेक्ट किया था थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। वोल्ट मीटर लगा रखा है यहाँ पे जो पोटेंशियल को मेजर करेगा। दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रखा था वाया दिस यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज व्हिच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक केसीएल। केसीएल से कनेक्टेड है। इसके फंक्शन मैंने बता दिए थे, इसके फंक्शन बता दिए थे कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जिंक 2+ आयन एक्सेस में आएंगे, यहाँ पे आएंगे कॉपर सल्फेट आयन एक्सेस में आएंगे। कॉपर जो है जाके डिपॉजिट हो जाएगा रॉड पे, अभी पीछे बताया जस्ट। तो यहाँ पे KCl जो है यहाँ पे Cl नेगेटिव आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा और K+ आयंस आकर के इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, सही ना। K+ आयंस इधर सल्फेट आयंस को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अब ये इस तरह से प्रोसेस होगा पूरा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुई थी, नेट रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हुई थी। और इसके बाद सेल का रिप्रेजेंटेशन था जिंक से जिंक 2+, 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर +2 से कॉपर 1 मोलर। ये स्टैंडर्ड है इसलिए 1 मोलर लेते हैं इसमें, जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। जब भी फेस चेंज होता है, जैसे ये कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में है, कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो स्लैश लिखते हैं। अगर फेस चेंज नहीं होता तो कॉमा लगाते हैं, अगर फेस चेंज नहीं होता तो कॉमा लगाते हैं। तो ये मैं पूरा पीछे बता चुका हूँ। सेल का प्रेजेंटेशन बता दिया, यहाँ पे सेल की रिएक्शन बता दिया मैंने। अब ई नॉट सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका क्या होता है बताऊंगा, अभी बताया वो मैंने, वैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया तुम्हें। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड यानी कैथोड कहाँ पे है, ये रहा कैथोड। एनोड कहाँ पे है, ये रहा एनोड, ये एनोड है। और कैथोड क्या था, कैथोड क्या था हमारा, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे पहले, तो ये था नेगेटिव। एनोड क्या था, नेगेटिव, और कैथोड क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये था पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। और ध्यान रखना इस चीज का, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और ये भी याद रखना कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है मेरे को, तो किसी का भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ई नॉट ऑफ आरपी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, उल्टा होंगे जैसे एक दूसरे के। तो इसलिए इस फॉर्मूले को मैंने ई नॉट, हाँ बोलो, बोलता मैं। सर ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके सर। मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना, एक बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन नीट में, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड है ना, मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ई नॉट ऑफ कैथोड आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नॉट ऑफ एनोड ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। बस एनोड आरपी था तो मैंने इसको ओपी लिखा तो नेगेटिव कर दिया। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ई नॉट ऑफ राइट, कई बार बुक्स में लिखा होगा ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, ये भी लिखा होगा ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। समझ आ गई बात की नहीं है, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। कोई डाउट तो नहीं किसी को, राइट पे क्या है कैथोड और लेफ्ट पे क्या है एनोड, ये लेफ्ट पे है ना एनोड और ये राइट पे है, तो कैथोड मैंने एनोड, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना इस चीज का। और मैंने भी पीछे बात
लोन वर्ड बताया सर हमने अभी, आपने लोन का आर मतलब पे ये ओपी वायलेंस के अंदर प्लस क्यों किया? ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना ऊपर, रिडक्शन को क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन, इसीलिए प्लस कर दिया। ओके सर। अच्छा, अब ये लोन वर्ड समझ आ गया ना क्या मतलब था इसका, ये याद करने का तरीका है एक। लोन में एल क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट ये है, लेफ्ट पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट क्या है, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, एनोड, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन है, लेफ्ट ही एनोड है, और लेफ्ट ही क्या है, नेगेटिव, लेफ्ट ही क्या है, नेगेटिव, इसलिए लिखा है। एक के बारे में लिख दिया, राइट वाले का अपने आप समझ आ जाएगा। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन तो राइट पे क्या होगा, राइट पे क्या होगा, रिडक्शन, लेफ्ट एनोड तो राइट क्या होगा, कैथोड, लेफ्ट और लेफ्ट नेगेटिव तो राइट क्या होगा, पॉजिटिव। ये बन गया राइट के बारे में अपने आप। तो लोन वर्ड याद कर लेंगे, उससे सारा याद रहेगा। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट एनोड, यानी जिंक क्या होगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड नेगेटिव, कॉपर का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो यहाँ पे किसी को कोई भी, और ये ईएमएफ कहाँ पे मेजर होगा, ईएमएफ की जो रीडिंग है वो कहाँ आएगी, इस वोल्टमीटर के अंदर। यहाँ जो वोल्टेज आएगी उससे हम बल्ब वगैरह को जला सकते हैं। ये रीडिंग जो है ईएमएफ की वो इस वोल्टमीटर में आएगी। रीडिंग जो है वोल्टमीटर की, तो इसके अंदर ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा, और इसमें वैल्यू आएगी हमारी 0.34 माइनस 1.1 वैल्यू आएगी इसके अंदर। कैथोड की वैल्यू 0.34 है और एनोड की वैल्यू -0.76 है। सॉल्व करोगे 1.1 आ जाएगा, वो बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे उसको। समझ आया कि नहीं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करंट जो जनरेट हुई इससे, समझ आ गया कि नहीं? इसको दोबारा 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 करना और नोट्स बनाए प्रॉपर, तो समझ आ जाएगा तुम्हें। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा था अभी, तो उसको भी मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या चीज है। क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, कि अगर हमने यहाँ पे एक लगा दी एक्सटर्नल सप्लाई, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा, फॉर्मुला याद रखना, फॉर्मुला जरूर लिख लेना इसको, ये याद करना फॉर्मुला जरूर ढंग से। यहाँ लगा दी अगर हमने एक्सटर्नल सप्लाई, यहाँ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल सप्लाई लगा दी, ई एक्सटर्नल। अगर हमने एक्सटर्नल सप्लाई दे दी यहाँ पे, तो पहला केस, अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल है या ई नॉट सेल है, तो उस केस में क्या होगा, या लेस देन, पहले लेते हैं, पहले लेस देन का केस, नो इफेक्ट ऑन फ्लो ऑफ करंट। समझ आई बात कि नहीं? एक्सटर्नल सप्लाई जो लगाई ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर वो लेस वैल्यू है उसकी, नो इफेक्ट ऑन फ्लो ऑफ करंट। और ई एक्सटर्नल अगर इक्वल टू ई नॉट सेल है, नो फ्लो ऑफ करंट। और ई एक्सटर्नल तीसरा केस, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा था ये, सिंपल सी बातें बतानी थी बिल्कुल। ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन अगर ई नॉट सेल है, तो क्या होगा, ई नॉट सेल जो यहाँ पे आएगा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट भी कह सकते हैं, 1.1 वोल्ट से। ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई एक्सटर्नल अगर इक्वल टू ई नॉट सेल है, नो करंट विल फ्लो। एंड बट इफ ई एक्सटर्नल, इफ एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ सेल, देन करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी ये अब एक तरीके से 12th वाले बच्चे समझ गए होंगे, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। नाउ इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नाउ इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ऐसा हो जाएगा इसके अंदर। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बताया, जो एक्सटर्नल सप्लाई की वोल्टेज लेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू है तो नो करंट विल फ्लो, और अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर हो जाएगा तो करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ लिया है। फॉर्मुला याद रखना जरूर, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दोनों साइड क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों साइड क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। इस चीज का ध्यान रखें। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक यहाँ जो आया है वो है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसका फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था, मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस।
दूसरा क्या था, मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, मेंटेन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे जाकर, अभी सिंपल नोट करेंगे जो मैं बता रहा हूँ जितना। नेक्स्ट नोट करना आगे इसके अंदर, अब नेक्स्ट इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में नोट कर लेंगे एक बार। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज करने की टेंडेंसी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो वही चीज है, ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है। तो इसको निकालने के लिए मैंने अभी तुम्हें समझा दिया, वैसे मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ यही चीज सेम, यही सेम चीज तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। इसमें हमने क्या किया, मेटल की रॉड को, जैसे जिंक की रॉड मैंने डिप की थी, कोई भी मेटल है इसकी रॉड को हमने डिप कर दिया कहाँ पे, इसी के आयंस की सॉल्यूशन में, Mn+, कोई भी चार्ज होता है, मेटल की रॉड को इसी के आयंस की सॉल्यूशन में डिप कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल की जो टेंडेंसी है, मेटल की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे जिंक गिव्स जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, M गिव्स Mn+ + n इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सही है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ध्यान देना, M से क्या बना, Mn+ + n इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो Mn+ आयंस हैं, Mn+ आयंस जो है वो क्या करेंगे, यहाँ जो Mn+ आयंस थे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और मेटल जाके डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, मेटल की रॉड पे, मेटल जाके डिपॉजिट हो जाएगा मेटल की रॉड पे। तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ये मेटल जाके डिपॉजिट हो गया मेटल की रॉड पे, और अब इधर अंदर क्या रह गया, प्लस चार्ज, अंदर प्लस रह गया ना, सिर्फ Mn+ रह गया, अंदर प्लस चार्ज रह गया, तो बाहर क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब जितने Mn+ हैं, जितने डिपॉजिट हो सकते थे वो डिपॉजिट हो जाएंगे इस सरफेस पे। नाउ नो मोर Mn+ विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटल रॉड, अब इस पे डिपॉजिट नहीं होंगे। उस स्टेज पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा चार्ज डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, उस स्टेज पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा चार्ज डिफरेंस की वजह से, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड या मेटल, बिटवीन इलेक्ट्रोड, या फिर इसको मेटल भी बोल सकते हैं, बिटवीन इलेक्ट्रोड या मेटल, यही मेटल है, मेटल की रॉड, मेटल में एंड किसमें, एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, एंड इट्स आयंस, एंड इट्स आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, जो अंदर Mn+ आयंस थे इन इलेक्ट्रोलाइट, is called electrode potential, is called electrode potential. And in this case, since metal has more tendency to lose electrons, ये अंडर इक्विलिब्रियम है, ये जरूर याद रखना, अंडर इक्विलिब्रियम होगा, ये चीज जरूर याद रखना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस केस में हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी को दोबारा पूछना है क्या, किसी को दोबारा समझना है ये, सर एक बार समझा दो। देखो मेटल, बहुत सिंपल सी बात, जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है, यहाँ पे जिंक 2+ आयंस है, यहाँ पे जिंक 2+ आयंस, जैसे जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन है, तो अब जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जिंक 2+ आयंस जो ये है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और जिंक का मेटल जाके इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो अंदर क्या रह गया, जिंक 2+ आयंस, इस रॉड के अंदर क्या रह गया, रॉड के अंदर क्या रह गया, पॉजिटिव आयंस जिंक 2+ के, पॉजिटिव आयंस रहेगा कि नहीं अंदर, ये देखो एक बार लिख देता हूं मैं, जिंक 2+, यस सर, जिंक 2+, और बाहर क्या रह गया, सल्फेट का नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव,
तो इन दोनों, अब चार्ज डिफरेंस आ गया, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव आ गया चार्ज डिफरेंस। इस चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इक्विलिब्रियम पे। इस चार्ज डिफरेंस, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितने जिंक 2 प्लस है उतने ही रहेंगे, जितना नेगेटिव है उतना ही रहेगा। इस चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एट इक्विलिब्रियम। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है रॉड की, तो इस केस में हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैंने भी तुम्हें बताया था पीछे, इस केस में कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, इस केस में कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन प्रेशर। फिर सॉल्यूशन प्रेशर। इस केस में सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा, अभी बताया मैंने पीछे ये। इस केस में कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन प्रेशर, बताया था ना, सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा इस केस में। इन दिस केस सॉल्यूशन प्रेशर विल बी ग्रेटर। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मेटल, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस विल बी मोर, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस विल बी मोर। क्लियर, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस विल बी मोर। एक्सक्यूज मी सर, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज, दिस टेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज सॉल्यूशन प्रेशर। बोल तन्मय। सर आपने पीछे अभी बताया था कि जिंक मेटल तो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसमें जब डिप करते हैं ZnSO4 में। अभी वो होगा श्रिंक जब रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। अभी बताता हूँ भी कैसे। ये बात समझ नहीं है। इधर क्या हुआ है, सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो ज्यादा है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, ये एक टेंडेंसी है जस्ट, सॉल्यूशन प्रेशर मीन जब ये ज्यादा होगा, ये सिंपली टेंडेंसी है। तो मेटल रॉड की टेंडेंसी, इस मेटल रॉड की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, जो अंदर आयंस हैं वो जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करके, तब इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होगी। अंदर वाले जो आयंस हैं उनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इसके ऊपर डिपॉजिट होने की, इसके ऊपर डिपॉजिट होने की। समझ गए कि नहीं है। अब यही तो देखो, यही तो हुआ आगे जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाके गेन होते थे, कहाँ, दूसरा वाला सेल होता था उसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते थे। और ये इन Mn प्लस आयंस को यहाँ पे हमने यू शेप ट्यूब बनाई थी कि नहीं, वो इन आयंस को KCl इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, वो आयंस इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ आइए कि नहीं, उसी का हाफ पार्ट उठाया मैंने, ये जो पीछे पढ़ाया ना उसी का हाफ पार्ट उठाया। नहीं समझ आई बात, आगे सर आगे। तो ये यही चीज लिया एग्जांपल। दूसरा पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी देख लो इधर। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल में मान लो मैं कोई भी मेटल ले रहा हूँ, सपोज मैंने जिंक ही ले लिया, जिंक या कॉपर लो तो ज्यादा बेटर है वैसे, लेकिन वहां पे मैंने कॉपर लिया तो कॉपर ही ले लेते हैं, या कोई भी मेटल ले सकते हैं। कॉपर है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है या कॉपर +2 आयंस है। अब इस केस में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, यानी जो अंदर आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, इनकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इनकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। किससे, कॉपर की रॉड से। कॉपर की, तो ये कॉपर की रॉड को फोर्स करेंगे, उससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे। ये इस तरह से ध्यान देंगे, ये कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये कॉपर +2 आयंस ये गेन कर लेंगे और जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो अब अंदर क्या रहेगा, रॉड के अंदर चार्ज क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकल गए हैं, रॉड के अंदर क्या चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, पॉजिटिव। रॉड के अंदर चार्ज क्या रहेगा फिर, पॉजिटिव। हाँ, और बाहर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सेस में, नेगेटिव। ये हो जाएगा ना, रॉड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि आयंस तो अंदर रह गए। पहले क्या निकला था बाहर, पहले इससे पीछे वाले केस में क्या बाहर निकला था, जिंक 2 प्लस आयंस, ये बाहर निकले थे कि नहीं, या कॉपर +2 आयंस जैसे थे वो बाहर निकले थे। सर आपने इससे पिछले वाले में भी सेम ही लिखवा दिया है शायद। ये सर इसलिए कंफ्यूज हो रहा था मैं, एक मिनट, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। एक मिनट रुक जाओ बस। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए ना। देखो इसमें, इस केस में क्या आएगा, चार्ज क्या आएगा इस केस में, जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा था तो चार्ज क्या आएगा,
नेगेटिव अंदर अंदर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव नेगेटिव। अंदर चार्ज नेगेटिव आएगा, मैंने गलत लिखवा दिया यहाँ पे। हाँ तो सर इसमें स्टिक नहीं होंगे, इसमें श्रिंक हो जाएगा ना मेटल? हाँ 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 हाँ, इसमें श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ, ये उल्टा हो गया यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ये मैं पहले बता चुका हूँ एक बार, है ना। जिंक 2+ आयंस लूज करेगा, जिंक 2+ आयंस जाएंगे इधर। ये तो गलत हो गया पूरा ही। तुम्हें समझ आ गया कि मैंने क्या बताया था? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये Mn+ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अंदर रह जाएंगे नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? है समझ आ गई बात कि नहीं है? आगे सर मतलब Mn+ बाहर आएगा और हाँ, Mn+ बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर रह जाएंगे, सही ना। Mn+ बाहर आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अंदर रह जाएंगे, तो अंदर नेगेटिव एक्सेस में रह जाएगा। अंदर नेगेटिव एक्सेस में रहेगा, बाहर क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्सेस में। चार्ज डिफरेंस आएगा, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चार्ज डिफरेंस आएगा, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे और प्लस चार्ज रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे और क्या रह जाएगा? प्लस चार्ज। समझ आई बात कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा और सल्फेट आयन बाहर आ जाएगा। कैसे देखा कि अंदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सॉल्यूशन प्रेशर से ये देखना, इसमें जब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है तो जो बाहर जो आयंस है उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि ऑस्मोसिस किससे रिलेटेड होता है? सॉल्यूशन के साथ ना। ये एक टर्म दे रखा है दक्ष, इसका नाम दे रखा है सिर्फ ये, बस ये टर्म कभी ऑब्जेक्टिव में आ ना जाए इसलिए मैंने वर्ड यूज कर लिया है, नहीं तो एनसीईआरटी वगैरह में यूज नहीं कर रखा इस टर्म को, ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर को। दक्ष क्लियर है? एक बार फिर से बता दो अंदर पॉजिटिव कैसे आया अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो? एक बार देख, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो उस केस में जो बाहर के आयंस हैं, जैसे बाहर Cr+2 है, अंदर है कॉपर की रॉड, तो कॉपर की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। लूज वो कर नहीं रही है, वो Cr+2 आयंस करवा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर वो कम है अब और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जो Cr+2 आयंस बाहर की तरफ थे, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है देन सॉल्यूशन प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अब क्या है? ज्यादा है देन सॉल्यूशन प्रेशर। तो Cr+2 आयंस, इसलिए इसकी टेंडेंसी ज्यादा हुई इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा और गेन कर लेगा, और कॉपर का मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। बाहर रह जाएगा चार्ज क्या? एक्सेस में नेगेटिव, बाहर नेगेटिव रह जाएगा सल्फेट आयन का जैसे, और अंदर रह गया Cr+2 आयंस यानी पॉजिटिव। समझ गया तक? ओके सर, यस सर। तो इसलिए इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन तो पोटेंशियल। होगा रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल। कोई पूछेगा नहीं है, बस समझ आना चाहिए कि क्या चीज है ये, कैसे आया। क्लियर हो गया कि नहीं है? जब एक में क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ, यहां से रॉड में से Mn+ बाहर निकले, सॉल्यूशन में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स अंदर रह गए, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा। दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में क्या हुआ? अब इसमें Mn+ अंदर रह गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, न्यूट्रलाइज हो गए, सही ना, बाहर आके न्यूट्रलाइज हो गए। तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो इसलिए क्या आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा ये। और इधर क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इधर क्या होगा? सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इधर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। तो बस ये बात ध्यान रखिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये डिफरेंस आएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया यहाँ पे, और सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों हो गया। और कई इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी होते हैं जो ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने देंगे, ना उसके मेटल आयंस बाहर निकलेंगे, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ना गेन करेंगे। वो सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ एक सर्फेस प्रोवाइड करेंगे जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सके। थर्ड केस है ये।
उस केस में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन प्रेशर के इक्वल होता है। इन दैट केस इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, electrodes are inert like platinum, graphite, nickel. They will simply provide surface for the reaction, for the oxidation or reduction reaction to take place. वो बस एक surface provide करेंगे for the reaction to take place. तो ये इसके अंदर प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये इनर्ट होते हैं, इनके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं होगा, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कह लो, एंड इट्स आयंस। नेचर ऑफ मेटल एंड, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, आयरन की हल्की सी कम होगी, थोड़ा कम रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और मतलब इसी टाइप से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की डिफरेंट टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लूज करने की। पहला पॉइंट तो नेचर ही होगा। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर, स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर, और टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। और स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो टेम्परेचर 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लेना है, एसटीपी वाला नहीं लेना 0 डिग्री सेल्सियस, ये चीज ध्यान रखना है इसका। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, ये क्या होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब एक चीज और ध्यान देंगे इसी के अंदर, अब एक ना नोट कर लेंगे यहाँ पे, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिब्सन एनर्जी। ये 10th और 11th वाले बच्चों को बिल्कुल भी काम का नहीं है, समझ आएगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ दे, अभी समझ नहीं आएगा, ये वैसे छोटा सा है, बस 5 मिनट का, ये ध्यान दे देंगे, कुछ नहीं होता। स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, जी से, और जी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, जी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, सिग्निफिकेंस होती है इसके चेंज की, डेल्टा जी की। डेल्टा जी की सिग्निफिकेंस होती है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब तुम्हारा स्टार्ट होगा तब मैं बताऊंगा। डेल्टा जी होता है माइनस ऑफ वर्क यूजफुल, यूजफुल वर्क बताता है ये। डेल्टा जी क्या बताता है, यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क बताता है कितना यूजफुल वर्क हुआ है, कितना यूजफुल वर्क हुआ है। और इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकल। और हम इसमें एजम्पशन मानेंगे जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, और जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क है वो सारा का सारा रिवर्सिबल यूजफुल वर्क है। वो सारा का सारा क्या है, रिवर्सिबल यूजफुल वर्क है। जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो सारा का सारा यूजफुल वर्क डन है, और रिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल मतलब जितना हुआ उतना वापस भी मिल जाएगा। मान लो 100 जूल का वर्क किया सिस्टम ने, तो उतना ही वर्क रीगेन भी हो सकता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क। उतना ही वर्क रीगेन भी हो सकता है, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल वर्क। तो ये डेल्टा जी जो है माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, यहाँ से वोल्टमीटर लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे। मान लिया n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा फेरेडेज में? 12th वाले बच्चे बोलेंगे टोटल चार्ज कितना होगा फेरेडेज में? n f, यही तो होगा, नहीं पता?
ध्यान है ना, टोटल n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है 1 फैराडे, तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा n फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना कितना होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 6.023 into 10⁻23 into कितना आएगा 1.6 into 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है, और टोटल 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालोगे तो 1 फैराडे, दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा n फैराडे। n फैराडे आ गया, क्यों? अब तुम्हें ये पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे ई नॉट सेल, ये था ना यहाँ पे वोल्टमीटर में रीडिंग जो आती है ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी क्या था अभी, डेल्टा जी नॉट माइनस या डेल्टा जी नॉट ले लो या डेल्टा जी ले लो, इधर डेल्टा जी क्या था, माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है NF, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ई सेल, तो आ गया फॉर्मूला, डेल्टा जी क्या आ गया माइनस NF ई सेल। डेल्टा जी कितना आ जाएगा माइनस NF ई सेल। न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे इसको, माइनस NF ई सेल। डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा माइनस NF ई नॉट सेल, माइनस NF ई नॉट सेल। नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसी के अंदर, अब नेक्स्ट नोट करेंगे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक टर्म और नोट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लियर, ये और नोट कर लेंगे ताकि थ्योरी वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नोट करेंगे इसको भी, नेक्स्ट पेज लिख लो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लियर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, S.H.E शी भी बोलते हैं इसको, या N.H.E पूरा लिखना तुम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नहीं निकाल सकते, कभी भी हम, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यही होता है, कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नहीं निकाल सकते। हम भी जब भी पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, इट इज इन विद रेफरेंस टू सम अदर इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है SHE, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। ध्यान देंगे इधर, जैसे अगर मैंने लिया ये, हाँ अगर बोलना है कुछ, ये लिया थोड़ी सी, ये ग्लास का एक इन्वर्टेड ट्यूब है, ग्लास की एक इन्वर्टेड ट्यूब है, ग्लास की इन्वर्टेड ट्यूब है, और ये यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है एक प्लेटिनम की वायर, प्लेटिनम वायर यूज किया है, नीचे लगा रखा हमने प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम की फॉयल है कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, और यहाँ से हमने इधर से जो स्मॉल ओपनिंग थी ये कनेक्ट कर रखा है इसको, प्लेटिनम की वायर थी बीच में कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, और यहाँ से हमने बबल किया है H2 गैस को, इस ओपनिंग से जो छोटी सी ओपनिंग है इधर से हमने H2 गैस को बबल किया है एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन में। यहां से हमने H2 गैस को, इस स्मॉल ओपनिंग से H2 गैस को बबल किया है, और ये प्लेटिनम की फॉइल है। प्लेटिनम फॉइल का पर्पस होता है, इट इज यूज्ड फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लेटिनम फॉइल का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिनम फॉइल पूछते हैं, इट इज यूज्ड फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अब यहाँ से जो और यहाँ पे हमारे पास है HCl, यहाँ पे क्या है 1 मोलर HCl, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 मोलर HCl। तो प्लेटिनम की फॉइल है, प्लेटिनम की फॉइल है यहाँ पे हमने H2 गैस बबल की। अब H2 गैस को जब एक बार के प्रेशर पर अंदर की तरफ बबल कराएंगे तो H2 गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, H2 गैस के नीचे मॉलिक्यूल्स जब आएंगे तो प्लेटिनम का जो सरफेस है, सबको पता है कि प्लेटिनम के सरफेस पे H2 के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। प्लेटिनम के सरफेस पे H2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं।
जिसके सरफेस पे ये एडजॉर्ब हो जाते हैं H2 गैस के मॉलिक्यूल्स। एक्सेस ज्यादा एक्सेस में आएंगे तो बबल करके यहाँ भी आ जाएंगे H2 गैस के मॉलिक्यूल, अदरवाइज यहाँ पे आएंगे। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब H2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर है HCl के, उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। उसके साथ क्या आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में, इस तरीके से H2 गिव्स H2H+, इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे H2 गैस के मॉलिक्यूल्स। तो यही हम यूज करेंगे यहाँ पे कि ये जो H2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज भी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। इसीलिए इसको हम यूज करेंगे, इसी को हम यूज करेंगे। इसीलिए SHE जो है, ध्यान सुनना लाइनें यहाँ से, SHE जो है इट कैन एक्ट बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड। SHE जो है अगर ये एनोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है, तो H2 गैस जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, H2 गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये रिएक्शन लिखेंगे। ये कब होगा ऐसा? जब इसके साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच्ड है उसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। SHE में जो H2 गैस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, दूसरे की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो SHE की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। उस केस में ये H+ आयंस जो है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयंस है, सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयंस है, ये यहाँ पे कहाँ पे है? इन सॉल्यूशन। और ये H2 गैस कहाँ पे है? ये H2 गैस कहाँ पे है? प्लेटिनम के सरफेस पे, प्लेटिनम ब्लैक, उसके सरफेस पे। समझ आई बात कि नहीं है? तो कैथोड पे क्या होगा? ये H+ आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये बात जरूर याद रखनी है। जो SHE है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, पहला पॉइंट। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 माना हुआ है, चाहे ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो इसके रेफरेंस में मेजर करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इसलिए इसका पोटेंशियल हमने क्या माना हुआ? 0। E0 ऑफ H2 से H+ इज इक्वल टू 0। E0 ऑफ H+ से H2 क्या लिखेंगे? 0। This is taken as reference electrode, so its potential is considered to be 0. So its potential is considered is taken as to be 0. ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल में क्या माना हुआ? 0 माना हुआ। समझ आ गई बात नहीं है? इसका पोटेंशियल 0 और ये एज्यूम है, ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज एज्यूम्ड टू बी 0। इट इज नॉट एक्चुअली 0 बट इट इज एज्यूम्ड टू बी 0। इसमें सारे पॉइंट्स क्या लिखे आने हैं तुम्हें कि प्लेटिनम फॉइल एब्जॉर्ब करती है H2 गैस को, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब H2 गैस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर और सॉल्यूशन में जो H+ आयंस है दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। दोनों रिएक्शन आगे भी जा सकती हैं, ये दोनों ये आगे भी जा सकती है रिएक्शन और पीछे भी जा सकती है। इसलिए SHE दोनों का काम करता है, एनोड का भी कैथोड का भी। अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो H2 गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और अगर ये कैथोड का काम कर रहा है तो H+ आयंस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये वाली रिएक्शन यूज होगी या ये वाली रिएक्शन यूज होगी, डिपेंड करेगा कि दूसरा जो इलेक्ट्रोड इसके साथ अटैच्ड है सॉल्ट ब्रिज के साथ, वो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारे पॉइंट। और SHE का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज एज्यूम्ड टू बी 0, इट इज नॉट 0, इट इज एज्यूम्ड टू बी 0। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल मेजर करेगा और उनकी रिएक्टिविटी बताएगा कि वो जो HCl गैस से H2 को लिबरेट करेंगे कि नहीं लिबरेट करेंगे, ये चीज बताएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, रिप्रेजेंटेशन है इसका PT H2, PT के सरफेस पे H2 गैस एब्जॉर्ब हुई थी, सिंगल स्लैश लगाएंगे H+ HCl के सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस। कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर और स्टैंडर्ड कंडीशन में ये 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार लिखना।